तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन थी। यहाँ पर जवाब देना है वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो वन का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर दिया है बृहद स्नानागार और दिया गया है यहाँ पर आपका अन्नागार। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा भी, यहाँ पर बी नंबर अन्नागार। क्या था, अन्नागार। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और ये देखिए 45.71 मीटर लंबा था और 15.23 मीटर क्या था, चौड़ा था। अगर बात करें मोहनजोदड़ो की खुदाई जो किया था वो आपके 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया था, याद रखें। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अनवर ए हुसैली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है। चलिए दीजिएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है। यहाँ पर 2 का जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 2 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाए आपका डी नंबर आपका पंचतंत्र। याद रखिएगा कि अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ ये अनुवाद है आपके पंचतंत्र का अनुवाद है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किया था। अनवर ए सुहेली ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद हुसैन इन अली वैज अल कासिम ने किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बादामी ने यहाँ पर रजनामा के नाम से किया था। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है कि अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया। अगला रामायण और सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद अब्दुल कादिर बादामी ने किया था। तो जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो चीज़ आपके यहाँ पर मिल गई। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य ने अभी तक पंचायती राज लागू नहीं किया है। चलिए किस राज्य ने अभी तक पंचायती राज लागू नहीं किया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए 3 का जो ऑप्शन दिया गया है ए नंबर हो जाएगा नागालैंड। कौन है, नागालैंड। इसका ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए और भी यहाँ पर साथ में है कौन, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपके इस तरह राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की बातें नहीं लागू होती हैं, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। दूसरी बात यहाँ पर दिल्ली में भी पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिए नागालैंड, मिजोरम और आपका मेघालय और साथ में दिल्ली में भी यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है। पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है, 4 का ऑप्शन देना है। और 4 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी नंबर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्योंकि गांधी जी का सपना था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि पंचायती राज जो विषय है वो मतलब पंचायती राज किस विचारधारा पर है, तो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचायती राज विचारधारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। पंचायती राज से संबंधित जो आपकी समितियां हैं तो देखिएगा यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति आपका 1957 है, अशोक मेहता समिति आपका 1977 है, GV.K. राव समिति आपका 1985 है और LM सिंधवी समिति आपकी कब, तो 1986 में ये आपकी समितियां बनी हैं जो कि आपके पंचायती राज से संबंधित समितियां थीं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे 73वें संविधान संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को सीधे चुनाव कराए गए थे। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका 5 नंबर में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा कि 73वें संविधान संशोधन के बाद यहाँ पर पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए। तो आपके मध्य प्रदेश, इसका जो आंसर है आपका है मध्य प्रदेश, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था में जो शामिल आपके विषय हैं कुल आपके 29 विषय शामिल हैं। कितने, 29 विषय शामिल है, याद रखिएगा। और कौन सी अनुसूची में है, तो आपकी 11वीं अनुसूची में से जोड़ा गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था। यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था। 6 का ऑप्शन क्या बनेगा, और 6 का ऑप्शन देखिए आपका जवाब आ रहा है सी नंबर वाराणसी में। अच्छा भैया, ऑप्शन देखिए आपका जवाब बनेगा कौन सा, सी नंबर वाराणसी इसका सही जवाब है। याद रखिए वाराणसी इसका आंसर है राइट हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। और याद रखिए महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण जो दिया था वो आपकी कब दिया था, तो आपके 1916 में दिया था, BHU के उद्घाटन समारोह में बनारस में दिया था जब इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना। और 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर, है ना, भाग भी लिया था।
और यहाँ पर देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, और गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन यहाँ पर असहयोग आंदोलन था। याद रखिए, अगर जन आंदोलन बोल लेता है तो ये असहयोग आंदोलन बोलेंगे, ठीक है ना। अगर सत्याग्रह पूछे तो यहाँ पर बोलना है प्रथम सत्याग्रह था चंपारण, लेकिन प्रथम जन आंदोलन क्या था तो आपका असहयोग आंदोलन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी में फ्रंट पेज पर लिखिए, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेकर फ्रंट पेज में इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था, तो भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था, है ना। और यहाँ पर कब, तो 1918 में किया था। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। चलिए बताइए। चलिए यहाँ पर देखो दिया है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो किया था वो किसने किया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर में जवाब दीजिएगा, 7 नंबर में। तो देखिए 7 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किया था स्वामी सहजानंद। क्या है, स्वामी सहजानंद। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में हुआ, और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और यहाँ पर अगर महासचिव पूछा जाता है तो प्रथम महासचिव कौन थे, आपके प्रोफेसर NG रंगा थे। और यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, संबोधित किया था। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइएगा कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ पर बताइएगा। चलिए देखो एक पॉइंट और दिया था, मैडम भिकाजी कामा द्वारा फहराए गए तिरंगे को चोरी से जर्मनी से भारत इंदुलाल जी ने ही लाए थे, देखो, है ना। और अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। 8 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, 8 नंबर में क्या हो जाएगा, देखिए 8 का जो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं इसे, डेमोग्राफी बोलते हैं। ऑप्शन में आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। कि जनसंख्या के अध्ययन होता है उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। मानचित्र का अध्ययन होता है उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। जीवाश्म का जो विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन होता है उसे पैलेंटोलॉजी। शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन होता है माइकोलॉजी होता है, ठीक है। जो नहीं आता है अपना नोट करिएगा, अदर आप लोग रिवीजन करते रहिए फटाफट, ठीक है ना। लाइक शेयर का ध्यान अगर हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर अगर ध्यान आ जाए तो लाइक शेयर भी कर दिया करें, ना ध्यान आए तो कोई बात नहीं। चलिए मुगल चित्रकला शैली की विशेषता बताइए। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यह युद्ध दृश्य दिया है, पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्र, ये सभी। ऑप्शन क्या बन जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है ना। डी नंबर इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि चित्रकला जो आपकी मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं थी कि युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, व्यक्तिगत चित्रण, है ना। अब देख सकते हैं मुगल काल में चित्रकला का जो शासन काल था, चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है किसके, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जबकि शाहजहां का जो शासनकाल है स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। अब दोनों पॉइंट में क्या होता है, हमने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया है ना, हवा की तरह पढ़ा और झोंकी की तरह चला गया, तो फिर आपसे क्वेश्चन गलती होगा एग्जाम में। यहाँ तो आप गलती बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सब गलतियाँ माफ है, चाहे आप गलती बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे बोल दिया कि चित्रकला का स्वर्णयुग किसे कहते हैं, तो जहांगीर होता है। और यहाँ पर जब स्थापत्य कला की बात किया जाए तो आपका कौन होता है, तो शाहजहां होता है। आपको मालूम होगा शाहजहां ने काफ़ी बिल्डिंगें बनवाई है, काफ़ी प्रकार के यहाँ पर बनवाए थे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर स्थापत्य कला का स्वर्णयुग शाहजहां को कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसके हमने यहाँ पर गोला लगा दिया है, इतने का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए आपका दिया गया है अकबर के कालीन जो प्रमुख आपके चित्रकार थे, तो अकबर के काल में आपके जैसे आपका दसवंत है ना, यहाँ पर बसावन है, और यहाँ पर आपके दिए गए हैं कौन, मुकुंद आपका हो गया, यहाँ पर मीर सैयद अली, ये आपके अकबर के दरबार में। जहांगीर कालीन के प्रमुख आपके थे कौन, तो आपके देखिए जहांगीर के समय मंसूर थे, उस्ताद आपके मंसूर, जिसे उस्ताद मंसूर कहते थे। और इसके बाद दिया गया है कि आपका दिया गया है अबुल हसन हो गया, ठीक है ना। और ये ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं, बिशनदास भी पूछ लेता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 10 नंबर में। चलिए 10 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 नंबर में जवाब दीजिए, पिट्सबर्ग किसे कहते हैं। यहाँ पर जमशेदपुर हो जाएगा, क्या आंसर आपका बनेगा, ए नंबर, जमशेदपुर हो जाएगा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। भारत का पिट्सबर्ग बोलते हैं जमशेदपुर को, भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को, भारत का पेरिस कहते हैं जयपुर को कहते हैं, और अब सागर की रानी किसे बोलते हैं, तो आपके कोच्चि या कोचीन को कहा जाता है।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर होता है आइसो हाइट। क्या होता है? आइसो हाइट होता है। यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है। आइसो हाइट दिया है तो समान वर्षा वाला क्षेत्र है। आइसो बार दिया है, इसका मतलब दाब होता है। आइसोथर्म दिया है, मतलब टेम्परेचर हो जाएगा, है ना, समान ताप हो जाएगा। आइसो हाईलाइन जो दिया गया है समान लवणता दर्शाता है। और आइसो प्रैक्ट दिया है तो मानव जनसंख्या का समान वितरण दर्शाता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है एशिया की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बताइएगा कि एशिया की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है और अच्छा क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब सही देंगे। चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए जवाब आ रहा है, कह रहे हैं आपका ए नंबर होगा। कुछ लोग यहाँ पर सी नंबर भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर चीटिंग भी किया है, शायद आंसर की देख लिया है। चलिए देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है, इसका आंसर बनेगा आपका सी नंबर। याद रखिए मेकांग किसे कहते हैं? एशिया की गंगा कहते हैं, मेकांग नदी को कहते हैं। अब ये मेकांग नदी है क्या? तो देखिए याद रखिएगा, एशिया की गंगा मेकांग नदी को कहा जाता है। वहीं पर देख सकते हैं दूसरा पॉइंट कि यांगतीसी नदी एशिया की सबसे लंबी है। ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है। हुआंगहो के चीन का सूप कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिए मेकांग नदी को एशिया की गंगा कहते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि क्षिप्रा नदी को, देखो क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। यहाँ पर नोट करिएगा कि क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दक्षिण भारत की गंगा, देखो यहाँ पर दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा पर फोकस किया गया है, ठीक है। और इसके बाद दिया है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की या दक्षिण की गंगा कहते हैं, और मालवा की गंगा बोलते हैं, क्षिप्रा नदी को बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 13 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका है 13 नंबर में, तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन से आपका पणजी, क्या हो जाएगा? पणजी जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो आपके पणजी में है। राष्ट्रीय टीवी अनुसंधान कहाँ पर है? आपके बंगलोर में है। राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। राष्ट्रीय भारतीय यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ पर है? तो आपके नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार इनमें से कौन था? देखिए आपका जवाब यहाँ पर आ चुका है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार, अभी अभी हमने यहाँ पर बताया भी था, है ना, अभी अभी हमने बताया भी था। यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा 14 नंबर में। चलिए ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, कह रहे हैं आपसे मंसूर है भाई, और प्रयास करिए सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करिए, क्या आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जवाब आ रहा है डी नंबर ही आ रहा है। देखिए यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है, डी नंबर हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। कौन था? मंसूर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि भी दिया था, ठीक है। जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि भी यहाँ पर दिया था। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? यहाँ पर 15 का ऑप्शन देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए भाई 15 का ऑप्शन क्या बनेगा? 15 नंबर में ऑप्शन यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, देखो आपका सी दे रहे हैं सभी लोग, है ना। ये सब आधे लोग तो हो जाते हैं बिल्कुल गर्दा काटे रहते हैं क्लास में, आधे लोगों को तो दिखाई नहीं देता हम क्या पढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसा भी है क्या? समझ में नहीं आता क्या हमारे पढ़ाया हुआ? आप लोग बिना सोचे समझे ही जवाब देते रहते हो, जो मर्जी होता है वही देते रहते हो, जो आपके दिमाग में आ गया वही दे देते हो जवाब। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पर फोकस भी करा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो बोला है मकर रेखा दिया गया, बोल भी रहे हैं मकर रेखा दिया गया है, मकर रेखा, तब भी आप लोग कांगो दे रहे हो, कांगो दे रहे हो। थोड़ा देखिए तो क्वेश्चन, यहाँ पर मकर रेखा है, और देखिए आपके हमने बताया था भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? मकर रेखा हो गया, एक कर्क रेखा हो गया, 3 रेखाएं अलग अलग होती हैं, तो भाई तीनों को तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर भूमध्य रेखा होता है तो आप लोग कांगो बोल लेते हैं, यहाँ पर मकर रेखा दिया है और मकर रेखा है तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर लिम्पोपे बताएंगे। क्या बताएंगे? लिम्पोपे बताएंगे। यहाँ पर के लिम्पोपे हो जाएगा। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपे, है ना। भूमध्य रेखा को काटती है कांगो की, जो आपकी जयरे है, और कर्क रेखा को काटती है भारत की माही नदी। तो ये 3 नदियां हैं जिनको नोट कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर देखो आपसे दिया गया अगला पॉइंट, कह रहा है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है?
मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका पूछा गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होते हैं शुक्राणु। क्या होते हैं यहाँ पर शुक्राणु, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए पॉइंट आपसे दिया गया है कि सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। अगर पूछा जाए प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, तो माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, क्या है, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। जबकि सबसे बड़ी कोशिका प्रकृति में आपकी शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे तमिलनाडु के प्रस्तावित 38वें जिले का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो 17 नंबर आपका दिया गया है, इनमें से क्या हो जाएगा, 17वें नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये है आपका ऑप्शन डी नंबर है, क्या दिया गया, ऑप्शन डी, ये मलाई दुथुरे, सॉरी मलाई नहीं है, मैला दुथले, यहाँ पर मैला दुथले आपका है, इसका ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। ऑप्शन है आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए कि कुछ नए आपके जिले बनाए गए हैं, जैसे कि मैला दुथले आपकी 38वां आपका है दिसंबर 2020 में। आपका पंजाब में एक नया जिला आपका बनाया गया था 23वां आपका जिला, जो कि जून 2021 में। क्या नाम है आपका, तो यहाँ पर है मलेरकोटला। वहीं पर देख सकते हैं नागालैंड में 2021 में कुछ नए जिले आपके थे, न्यूलैंड आपके तसेमिन्यू और आपका चुमकेदमा। और इसके बाद मेघालय में भी पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स, ये 12वां नंबर का जिला बना था। और आंध्र प्रदेश में आपके 13 नए जिलों की घोषणा भी आपकी हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य जिनमें से कौन सा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला यहाँ पर पहला राज्य पूछा गया है। तो चलिए फिर जवाब दीजिए। 18 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 नंबर में। चलिए 18 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक इसका आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट आंसर है, हो जाएगा सी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नई शिक्षा नीति के समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन, तो यहाँ पर याद रखिएगा नई शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष कौन है, के कस्तूरी रंगन। क्या, के कस्तूरी रंगन यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाले राज्य में कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश, पहला स्थान कर्नाटक है, फिर आपका मध्य प्रदेश है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता था, लेकिन अब ये होगा क्या 5+3+4। ठीक है, तो याद रखिए 5+3+3+4, इसको नोट कर लीजिएगा, भूल मत जाना। ठीक है ना, ऐसे तो आपको बिल्कुल हवा में लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे आपको याद रख लेना है कि गलतियाँ ना हो। एग्जाम में अगर आएगा तो कुछ लोग तो गड़बड़ कर देंगे। यहाँ पर देखो दिया, कोशिका की आत्महत्या की शैली किसे कहते हैं। थैली बोला गया भाई, कह रहा है कोशिका की आत्महत्या की जो थैली है किसे बोला गया है 19 नंबर में। तो 19 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 19 नंबर दीजिए भाई। 19 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 19 देना है, तो आपका जवाब 19 नंबर में क्या हो जाएगा, बी नंबर है। यहाँ पर लाइसोसोम को बोलते हैं, क्या, लाइसोसोम, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है, 20 नंबर में। तो 20 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, सचिन तेंदुलकर। क्या हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर का हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण आपके हैं, जैसे आपका दिया है सैंडी स्टार्म, ये संदीप पाटिल के हैं। पेंटिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले, ये रिकी पोंटिंग की है। टू द पॉइंट आपकी हर्सल गिल्स की है। और स्टडी क्या दिया है, स्टैडिंग माई ग्राउंड, ये मैथ्यू हेडन की है। टू कलर्स जो आपका है एडम गिलक्रिस्ट का है। और बिलीव जो आपका सुरेश रैना। और स्टार गेजिंग ये आपके रवि शास्त्री। और सनी डेज आपके सुनील गावस्कर की। एक बार इनका सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सभी प्लेयर की जो पुस्तकें हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने नई ईवी नीति का अनावरण किया है। यहाँ पर बताइए, आपसे कह रहा है कि किस राज्य ने नई ईवी नीति को लागू किया, अनावरण किया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाए आपका महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ईवी मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 का अनावरण किया है। सरकार ने उद्योगों और उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देकर राज्य में ईवी निर्माण कंपनी संबंधित व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए या करने की अपनी योजनाओं को भी यहाँ पर खुलासा किया है। यहाँ पर देखो दिया गया है ईवी सिटी। ईवी सिटी किसे बोलते हैं, केवड़िया, जो कि गुजरात में है ना। ईवी फ्रेंडली हाईवे, ये आपका दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग है। सर्वाधिक पंजीकृत ईवी जो आपके हैं कौन, तो उत्तर प्रदेश है।
ईवी दुनिया का सबसे ऊंचा जो आपका ईवी चार्जिंग स्टेशन है वो काजा गांव आपके हिमाचल प्रदेश है। सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन आपका गुरुग्राम है। तो जितने भी आपके ईवी हैं वो आपके यहीं पर आपको मिल गए। तो चलिए ईवी वाले को भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है एकांक गुहा ज्वालामुखी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। एकांक गुहा ज्वालामुखी जो आपका है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है 23 नंबर में। तो 23 का ऑप्शन हो आपका ए नंबर, ये आपके एंडीज पर्वत में है। कहाँ पर है? एंडीज, जो कि आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी आपका है। और इंडीज पर्वत पर स्थित ओजस डेल सलादो, ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? ज्वालामुखी है। ठीक है, कैसा? वो भी सक्रिय ज्वालामुखी। तो याद रखिए यहाँ पर जो पॉइंट दिए हैं, याद रखिए विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी, यहाँ पर एकांक हुआ। अगले यहाँ पर जो है ओजस डेल सलादो, ये अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है कि एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ इनमें से कौन है? यहाँ पर 24 क्वेश्चन दीजिएगा। चलिए 24 क्वेश्चन दिएगा, चिपको आंदोलन से जुड़े हुए इनमें से कौन है। यहाँ पर जो आपका दिया है क्या हो जाएगा? तो आपके सुंदरलाल बहुगुणा भी थे, है ना। और कौन थे? हमने बताया था कि जब सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन में ना हो तब आपको बताना है क्या? यहाँ पर बताना है आपको चंडी प्रसाद भट्ट। क्या? चंडी प्रसाद भट्ट। मतलब आपका जवाब यहाँ पर ए और बी होना चाहिए। और ए और बी देखिए कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन देखो मिल गया है। यहाँ पर आपका कौन सा? ए और बी इसका आंसर हो जाएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है 1973 से 1974 में उत्तराखंड के चमोली जिले में यहाँ पर यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके प्रमुख आंदोलनकारी में सुंदरलाल बहुगुणा थे, चंडी प्रसाद भट्ट भी थे, श्रीमती गौरा देवी भी थे, कामरेड गोविंद सिंह रावत भी इसमें आपके शामिल थे। चिपको आंदोलन वृक्ष से संबंधित बचाव है। यहाँ पर जो लोग मेधा पाटेकर दे रहे थे, मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाव से है। वहीं पर जो आपके विनोबा भावे का संबंध आपके भूदान आंदोलन से है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए बताइए क्या हो जाएगा 25 नंबर में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बताइए। अरे मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ तो बोले, क्या बोले हैं? गलत बोले हैं क्या भाई? चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर से आपके 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं क्या? तो देखिए आपके आर्टिकल नंबर 320 में लोक सेवा आयोग के गठन का या कार्य करने का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। और भारत सरकार द्वारा 3 अखिल भारतीय सेवाएं जो कि संयुक्त रूप से नाम दिए गए हैं। ये 3 सेवाएं कौन है आपकी? सबसे पहले आती है IAS, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, है ना, IAS। अगला भारतीय वन सेवा IFS और भारतीय पुलिस सेवा IPS। आप देखते हैं जब भी कभी IAS का फॉर्म आता है तो उसमें 3 पोस्ट आपकी दी होती हैं। 3 पोस्ट में जिसकी रैंक अच्छी होती है, सबसे बेटर होती है, उसको IAS की पोस्ट मिलती है। और इसके बाद यहाँ पर IPS IFS, है ना, तो सबसे बड़ी पोस्ट आपकी IAS की मानी जाती है। तो चलिए अगला पॉइंट आपसे देखो दिया गया है कि आधुनिक अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे मानते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका दिया गया है, कह रहा है कि आधुनिक अखिल भारतीय सेवा का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। दोनों यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर 300 आर्टिकल जो 312 ये क्या होता है? तो अखिल भारतीय सेवाएं आपका 312 में होता है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री PDF भी मिलेंगी, फ्री वीडियो भी मिलेंगे और कुछ PDF आपको पैसे से भी मिलेंगी। आप हमारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की PDF इस प्रकार से आपकी बनाई गई है, जहाँ पर आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट भी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपका पॉइंट पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। वहीं पर जीके की PDF जो कि आपकी टॉपिक वाइज मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर एक चीज़ का आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका दिया गया है। कोई भी आपका यहाँ पर जो भी आपके मिशन है, आपके आंदोलन है, बिल्कुल क्रम से यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर साइंस हो या आपका कंप्यूटर हो, यहाँ पर बेहतर तरीके से ये PDF आपकी है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि PDF को डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स मात्र 99 रुपये में है, जो कि कंप्लीट थ्योरी है और आपके यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जीके में लगभग 5000 क्वेश्चन है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर के भी लगभग यहाँ पर होंगे, मात्र 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर यूपी जीके जो कि देख सकते हैं मात्र 49 रुपये में कंप्लीट थ्योरी होगी और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 700 से प्लस आपके
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे। तो आप लोग हमारी पीडीएफ को ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दी गई है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं और अपना इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और इसके बाद इसके बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और ही मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, ऑल सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग दे सकते हैं कि हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, या यहाँ पर जीके का 10 प्रैक्टिस सेट, स्टैटिक जीके थ्योरी, ये सब कुछ जीके में आपको यहाँ पर दिया गया है मात्र 99 रुपये में। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़ जाइएगा।